तो अब हम जो कोलाइडल डिस्पर्जन की क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं वो उस किस बेसिस पे है, वो है कि कोलाइडल डिस्पर्जन में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एफिनिटी कैसी है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन को। एक तो है लायोफिलिक कोलाइड, दूसरा है लायोफोबिक कोलाइड और तीसरा है एसोसिएशन कोलाइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड कौन से होते हैं? लायोफिलिक कोलाइड्स वो कोलाइड्स होते हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में काफ़ी अच्छी एफिनिटी होती है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेस में, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर डिस्पर्जन मीडियम यानी कि जो व्हीकल है वो अपनी एक लेयर बना देता है, एक शीथ बना देता है उसके ऊपर। ठीक है, वो क्या करता है, वो इसको स्टेबल करता है थर्मोडायनेमिकली, मतलब टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन से जो ये शीथ बनी है सॉल्वेंट की, या फिर हम उसको कहें डिस्पर्जन मीडियम की, डिस्पर्ज फेज के ऊपर जो शीथ बनी है ये इसको टेम्परेचर के उतार चढ़ाव से बचाती है। डिस्पर्ज फेज जो लायोफिलिक कोलाइड में होते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके बीच में जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, और जो चार्ज इसमें जो होता है भी, चार्ज इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये सॉल्वेशन को फॉलो करते हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर चार्ज नहीं होता ज़्यादा। तो ये क्या होता है कि जैसे ही आप इनका सॉल्यूशन बनाते हो ये तभी इजीली बन जाते हैं, तो इसके लिए हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन को सेपरेटली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है लायोफिलिक कोलाइड में। ठीक है जी। अब जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं और लाइपोफिलिक भी हो सकते हैं, मतलब वाटर बेस्ड लविंग हो सकते हैं या फिर फैट बेस्ड लविंग हो सकते हैं। अब जो पार्टिकल्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स की, डिस्पर्जन मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? एक तो है अकेशिया, एक जेलेटिन, एल्ब्यूमिन और इंसुलिन। ठीक है, इनको दिमाग में रखना। और जो है लाइपोफिलिक वाले, उनमें है रबड़ और पॉलीस्टाइरिन, ये फैट लविंग डिस्पर्जन पार्टिकल्स है, डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इनकी नेचर पे क्या है कि हम डिस्पर्जन मीडियम को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर तो डिस्पर्स जो पार्टिकल्स हैं हाइड्रोफिलिक है तो हम उसमें वाटर बेस्ड ही वो करेंगे, यूज करेंगे डिस्पर्जन मीडियम, और अगर वो लाइपोफिलिक हैं तो हम उस पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज करेंगे एज ए डिस्पर्जन मीडियम। तो हम क्या कहेंगे कि अगर डिस्पर्जन जो बन रही है उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक हैं और जो डिजॉल्व हो रहे हैं वो एक वाटर बेस्ड मीडियम में डिजॉल्व हो रहे हैं, तो वो कौन से कोलाइड्स हो गए? वो हो गए हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। और इसका उल्टा, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच में रबड़ और पॉलीस्टाइरिन जैसे लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे लाइपोफिलिक कोलाइड। ओके, अब इसी क्लासिफिकेशन में अगली कैटेगरी आपके पास दी हुई है लायोफोबिक कोलाइड्स। तो लायोफोबिक कोलाइड्स वो कोलाइड्स हैं जिसमें बहुत ही लिटिल अट्रैक्शन रहती है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम की। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या है कि पार्टिकल्स के ऊपर रहता है कोई चार्ज, तो वो जो चार्ज है वो पार्टिकल्स को रखता है एक दूसरे से दूर। सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस शो करेंगे, जिसके कारण जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं ये क्या है, स्टेबल होंगे एज ए कोलाइड। लेकिन क्या ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होंगे? नहीं, क्योंकि इसमें डिस्पर्जन मीडियम ने डिस्पर्स फेज के ऊपर कोई शीथ नहीं बनाई, इसलिए ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होंगे, लेकिन एज ए कोलॉइड ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, तो जब हम वाटर को एज ए मीडियम यूज करते हैं तो इनको बोल देते हैं हाइड्रोफोबिक डिस्पर्जन्स, और जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं तब बोल देते हैं लायोफोबिक डिस्पर्जन्स। अब ये जो लायोफोबिक डिस्कोलाइड्स हैं इनको बनाने के लिए आपके पास दो तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं, इनको हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, इनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड की ज़रूरत होती है। तो वो जो दो तरह के मेथड हैं उनमें पहला मेथड तो होता है डिस्पर्जन मेथड, और दूसरा मेथड होता है कंडेंसेशन मेथड। तो जो डिस्पर्जन मेथड है इसमें क्या है कि पहले हम क्या करेंगे
आपके पास जो कोर्स पार्टिकल्स हैं उनको तो फाइनली ग्राइंड करेंगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो टूट के कोलाइडल साइज के मिल जाएंगे हमें। तो डिस्पर्जन मेथड भी आगे जो है कुछ 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो उसमें जो पहला मेथड है वो है आपका मिलिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस का। तो मिलिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस में एग्जांपल जैसे हमने बनाना है कोलाइडल केओलिन या जिंक ऑक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्जन, ठीक है? तो उसको हम कैसे बनाएंगे? इसमें क्या करेंगे कि पहले तो हम मैकेनिकल मीन से उसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है? तो उसके बाद जो ग्राइंड करेंगे ना, ग्राइंड करने पे हमारे पास जो पार्टिकल्स आ जाएंगे वो कोर्स सस्पेंशन के साइज के आ जाएंगे, कोर्स सस्पेंशन के साइज के पार्टिकल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, एक कोलाइडल मिल होती है जिसमें आपके पास दो सिलेंडर्स होते हैं, डिस्क होती हैं, और वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और अपोजिट साइड में घूमते हैं, मतलब उसमें से निकलने के लिए बहुत ही कम स्पेस होता है। तो उसके बीच में से हम जो है ये कोर्स सस्पेंशन है, इसको हम कोर्स पार्टिकल्स वाली सस्पेंशन को हम उसमें डाल देंगे, और वो क्या करेंगे, आपस में उसको क्रश कर देंगे। वो जो डिस्क होती है वो उसको और ज़्यादा क्रश कर देगी। इससे क्या होगा कि हमारे को जो रिक्वायर्ड साइज चाहिए होगा, कोर्स पार्टिकल्स को हमने कोलाइडल पार्टिकल में हमने उसको छोटा करना है साइज को, तो हम उस साइज के अचीव होने तक उसको उस मिल में ग्राइंड करते रहेंगे। मतलब पहले हमने मिलिंग की, फिर ग्राइंडिंग की। इससे हमारे पास अपना रिक्वायर्ड साइज के पार्टिकल्स आ गए, और वो जो हमारे पास डिस्पर्जन बनेगी वो डिस्पर्जन होगी कोलॉइडल डिस्पर्जन। एक ये हो गया मिलिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस। और इससे अगला प्रोसेस है आपके पास पेप्टाइजेशन का प्रोसेस। पेप्टाइजेशन काफ़ी आसान प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि आपके पास फ्लॉक्स और एग्रीगेट्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। आप उनमें से इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव कर देंगे, मतलब चार्ज पार्टिकल्स को रिमूव कर देंगे, तो वो बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो टूट जाएंगे छोटे पार्टिकल्स में। मतलब कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे जब हम उसमें कोई भी सरफेक्टेंट डाल देंगे या डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिमूव हो जाएंगे और फ्लॉक्यूल जो हैं वो भी टूट जाएंगे। तो उससे हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन मेथड ऑफ डिस्पर्जन। अब अगला प्रोसेस हमारे पास है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। इलेक्ट्रिक आर्क मेथड हम बेसिकली यूज करते हैं कुछ मेटल्स की डिस्पर्जन बनाने के लिए, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है। तो हम क्या करेंगे, सिल्वर और ये गोल्ड या फिर किसी और मेटल की इलेक्ट्रोड्स लेंगे। इसमें से हम इसको कोल्ड वाटर में रखेंगे। इन दोनों, मतलब जिसको भी हमने बनाना है कोलाइडल डिस्पर्जन, तो उस मेटल की इलेक्ट्रोड्स को हम कोल्ड वाटर में रखेंगे, और उसमें से हम इलेक्ट्रोड्स में से करवाएंगे करंट पास, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, जिससे क्या होगा, एक हीट जनरेट होगी। और वो हीट उस कोल्ड वाटर में इलेक्ट्रोड्स के क्या होगा, एक आर्क जो है वो प्रेजेंट बन जाएगी, और हीट के कारण क्या होगा, उसमें वेपर रिलीज होंगे। वेपर किसके रिलीज होंगे, वेपर होंगे उस मेटल इलेक्ट्रोड के रिलीज। और वो जो मेटल इलेक्ट्रोड के वेपर रिलीज होंगे वो एकदम से कंडेंस करके नीचे बैठ जाएंगे, और उनका जो साइज होगा, उन पार्टिकल्स का जो वेपर बन के कंडेंस होंगे उनका साइज होगा कोलाइडल साइज। कोलाइडल पार्टिकल के साइज के हमारे पास एक डिस्पर्जन बन जाएगी, उसकी कोलाइडल डिस्पर्जन बन जाएगी इलेक्ट्रिक आर्क मेथड के थ्रू। इसके बाद अगला मेथड है अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट का। अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करना होता, आपने आपके पास जो कोर्स डिस्पर्जन बनी हुई होती है, कोर्स पार्टिकल वाली डिस्पर्जन जो होती है, उसको आपने फर्दर ब्रेक डाउन करना होता है। वो फर्दर ब्रेक डाउन आप कैसे अचीव करेंगे, उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करवा के। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करेंगी, कैविटीज बना देंगी और कंप्रेशन क्रिएट कर देगी कोर्स पार्टिकल्स में, जिससे कि वो पार्टिकल्स फोर्स के साथ एकदम से कोलैप्स कर जाएंगे और कोलाइडल साइज के बन के आपके पास आ जाएंगे। तो ये सब था आपके पास डिस्पर्जन मेथड से कोलाइडल डिस्पर्जन बनाना, ठीक है, जिसमें हमने कोर्स पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन किया कोलाइडल पार्टिकल साइज में। अब अगला जो है प्रोसेस वो है कंडेंसेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स सब कोलाइडल रेंज की साइज के हों, मतलब कोलाइडल पार्टिकल से कम साइज के पार्टिकल्स हों, उनको हम क्या करेंगे, एग्रीगेट कर देंगे, मिला देंगे या कंडेंस कर देंगे
तो वो किस साइज़ में आ जाएँगे, वो और बड़े हो जाएँगे फ्लोक्यूल्स या एग्रीगेट बना के, और हम उनको कोलाइडल साइज़ रेंज में बना के हमारे पास अचीव कर लेंगे उससे कोलाइडल डिस्पर्जन। ओके। कंडेंसेशन मेथड में बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है। एक तो आपके पास मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में, आप उसको वाटर में डालते हो और उसकी सॉल्युबिलिटी जो है एक्सीड करवा देते हो आप, तो वो कैसा आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा, वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो एक टाइम के बाद उसमें आप और वो कंपाउंड डालोगे, वो घुलेगा नहीं, उसकी सैचुरेशन हो चुकी है। अब उस जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपने यूज़ कर लिया है एज ए व्हीकल, वो और ज़्यादा आपका डिस्पर्स्ड फेस को, मतलब और कंपाउंड को वो अपने अंदर नहीं घोल सकता। तो ऐसी सिचुएशन में वो सुपर सैचुरेटेड हो चुका है। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो जाएगी। जो पार्टिकल्स जो घुल नहीं रहे हैं वो आपस में क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और एक न्यूक्लिएशन फॉर्मेशन हो जाएगी उसमें, मतलब न्यूक्लियस बन जाएंगे। और वो जो न्यूक्लियस बनेंगे, उस उन जो न्यूक्लिएटेड पार्टिकल्स का कुछ साइज होगा। वो पार्टिकल्स किस साइज के होंगे, न्यूक्लिएटेड पार्टिकल्स वो होंगे सब कोलाइडल साइज के, मतलब कोलाइडल साइज से छोटे, सब कोलाइडल साइज पार्टिकल्स। फिर वो पार्टिकल्स क्या एक तरह के बेस का काम करेंगे। जो न्यूक्लिएटेड सब कोलाइडल पार्टिकल हैं, ये एक तरह के बेस का काम करेंगे जिसके ऊपर बाकी के पार्टिकल्स आके अटैच होते रहेंगे, कंडेंस होते रहेंगे, एग्रीगेट बनाते रहेंगे, और उससे हमारे पास ग्रोथ हो जाएगी किसकी, कोलाइडल पार्टिकल्स की। हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स बन के आ जाएंगे जब न्यूक्लियस के ऊपर और ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूशन के बीच में, मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसके ऊपर आपस में जुड़ते रहेंगे और उसकी क्रिस्टल की ग्रोथ करवा देंगे। तो वैसे जो पार्टिकल्स हमने अचीव किए वो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे। ये था जनरल प्रिंसिपल एक कंडेंसेशन मेथड का। और अब ये जो प्रोसेस है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल देख लिया हमने। अब ये प्रोसेस आगे एक एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट इसमें डिवाइडेड है, और साथ में केमिकल मेथड, मतलब एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट और केमिकल मेथड में फर्दर डिवाइडेड है ये कंडेंसेशन मेथड्स। तो एग्जाम्पल है एक सल्फर का, सॉलिड सल्फर का, जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो अल्कोहल में सोल्यूबल है। अल्कोहल में सल्फर जो है वो सोल्यूबल है, और हम क्या करेंगे, एक कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे सल्फर का, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सल्फर मॉलिक्यूलर स्टेट में प्रेजेंट है वो एकदम से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और जो फिर वो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो होंगे कोलाइडल रेंज के। ठीक है, तो एक तरफ अल्कोहल में वो सॉल्यूबल है लेकिन वाटर में इनसॉल्यूबल है। तो इस प्रोसेस से हमने क्या, नॉन सॉल्वेंट के एडिशन से हमने कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सल्फर को अचीव कर लिया। केमिकल मेथड में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट ए है सॉल्यूशन में, उसमें रिएक्टेंट बी डालते हैं, तो उसमें क्या है, एसोसिएशन आपस में स्टार्ट हो जाती है, और वेरियस प्रोसेस जैसे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, डबल डिकम्पोजिशन, इसके थ्रू हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं।